Good morning, students. Today we are going to start the next lecture of this chapter, biomolecules, that is enzyme. एंजाइम अपने आप में एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के एग्ज़ाम के बेस से या आपकी होम एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि एंजाइम्स हैं वो हर जगह काम आते हैं। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ढंग से समझोगे, दिमाग में आप सेट करोगे कि मुझे समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। दिमाग में आपने ये सोच लिया कि समझ में नहीं आने वाला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पॉजिटिव सोच के साथ पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो अपन इसका पार्ट करेंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उसकी नेचर कैसी होती है, कैसे केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें अपन इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एंजाइम एक्शन कैसे करता है, एक सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चंस आता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। 4 टॉपिक के लेकर के हम डिस्कस करेंगे। 4 फैक्टर्स होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर होगा, पीएच होगा, सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन होगी, और एक इनहिबिटर होगा। ये 4 पॉइंट अपन इसके साथ डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स के बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे को फैक्टर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि को फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एंजाइम है उसका नाम कैसे रखते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर देखने वाले, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर कि इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? चलिए, इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको हमने कुछ पॉइंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। उस पॉइंट के थ्रू हम एक एक पॉइंट है उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पॉइंट होंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की नेचर कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, फिर कुछ टर्म्स हैं लाइक कैटेलिस्ट है, कैटालाइसिस है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट वर्सेस ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसको कैसे स्पीड अप हो सकता है, टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एंजाइम का केमिकल रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम है वो कैसे एक्शन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम है उसकी नेचर कैसे होती है। जनरली आपके जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। यानी आपके जो एंजाइम्स है वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं और वही एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका, राइबोजाइम। राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, जब आपका आरएनए है वो किसका काम करने लग जाए, एंजाइम का काम करने लग जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो राइबोजाइम है, राइबोन्यूक्लिएजेज है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं। जनरली मोस्टली आपके जितने भी जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपका राइबोजाइम इसमें एक्सेप्शन है, वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद करना है। क्लियर? अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सारे जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो कौन से एंजाइम की बात करेंगे, प्रोटीन वाले एंजाइम की बात करेंगे। आपका प्रोटीन है वो एंजाइम की फॉर्म में कब होता है, हमने प्रोटीन पढ़ा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अलग अलग स्टेजेस के अंदर होता है। लेकिन आपका जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम के रूप में कब काम कर पाता है, जब वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ी थी कि यही था कि बहुत सारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपस में
अपने ही चारों तरफ क्या हो जाती है, लिपट जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ऊन के गोले के समान जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने टर्सरी स्ट्रक्चर कहा था। इस टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं, जगह जगह ऐसी कुछ सर्विसेज देख रहे हैं, ऐसी कुछ खांसे देख रहे हैं, पॉकेट्स देख रहे हैं। इनको अपन सर्विसेज या पॉकेट्स के नाम से जानते हैं, ये सारी की सारी। लेकिन इन सर्विसेज में से एक सर्विस ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। इनमें ये एक्टिव साइट होती है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना वापस। एक एंजाइम होता है, वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन होता है। इसके अंदर बहुत सारी आपको सर्विसेज या पॉकेट्स देखने को मिलेगी। ऐसे अंदर अंदर डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी डिप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन डिप्रेशन में से एक डिप्रेशन ऐसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। ये वही एक्टिव साइट होता है जहां पे आपका सबस्ट्रेट फिट होता है। क्या फिट होता है, सबस्ट्रेट फिट होता है। यानी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर के क्या करता है, बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है, देखते हैं अपन इसको। मान लीजिए ये इसकी एक्टिव साइट है, तो जो सबस्ट्रेट होगा वो इस एक्टिव साइट के अंदर आकर के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा भाई, कुछ यूं आ जाएगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा। मतलब सेम वैसा ही मैकेनिज्म होता है जैसे की लॉक मैकेनिज्म्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि जैसे एक की होती है वो एक लॉक के अंदर फिक्स हो जाती है। हर एक की हर एक लॉक के लिए स्पेसिफिक होती है, कोई दूसरी की किसी दूसरे लॉक के अंदर नहीं लगती ना। वैसे ही हर एक एंजाइम है, उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो एक सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। एक एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, और एक सबस्ट्रेट है वो किसी दूसरे अनदर एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये इसकी एक्टिव साइट्स होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, जहां पे आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर के यहां पे फिट हो जाता है। दूसरी चीज, एक सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपका एंजाइम जरूरी होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि एक केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें एक सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, यानी वो केमिकल रिएक्शन खुद ही स्टार्ट होनी चाहिए। कभी भी एंजाइम केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। केमिकल रिएक्शन को कभी भी एंजाइम इनिशिएट नहीं कर पाता। हाँ, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, उसकी रेट स्लो है, उस रेट को ये क्या कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी इनिशिएशन केमिकल रिएक्शन का एंजाइम्स आपका नहीं करता है। बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई ना। हमने क्या पढ़ा, एंजाइम है उसमें बहुत सारी सर्विसेज या पॉकेट्स होते हैं, उनमें से एक सर्विस को हम एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। जनरली एक एंजाइम के अंदर एक ही एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट आर द रीजन्स वेयर सबस्ट्रेट कैन बाइंड, जहां पे सबस्ट्रेट आकर के क्या होता है, बाइंड होता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर। एंजाइम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, स्टार्ट हुई जो केमिकल रिएक्शंस है जिसकी रेट स्लो होती है उसको स्पीड अप कर सकता है, उसकी रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएशन नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में लिया। अब कुछ टर्म्स होती हैं जिसको अपन डिस्कस करते हैं। आपका जो एंजाइम होता है सॉरी, आपका जो एंजाइम होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, उसके अंदर कोई सब्सटेंसेस, ऐसा एक सब्सटेंस जो इस केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो हम उस सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, कैटेलिस्ट के नाम से जानेंगे, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैटालाइसिस। क्या कहा, द प्रोसेस in which the speed of chemical reaction is increases by the substance, that substance is called catalyst। उस substance को हमने catalyst कहा और उस process को हमने क्या कहा, catalysis कहा। बात यहाँ तक समझ में आएगी। कैटेलिस्ट और कैटेलाइसिस क्या होते हैं। आपका ये जो कैटेलिस्ट है भाई, ये दो टाइप का हो सकता है, इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट भी हो सकता है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जो कैटेलाइसिस प्रोसेस होती है ना, कैटेलाइसिस प्रोसेस किसके थ्रू होगी, कैटेलिस्ट के थ्रू होगी।
कैटलिस्ट समझ में आ गया क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर सकता है, उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहते हैं, राइट। तो उस कैटालाइज प्रोसेस के अंदर जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर कैटालाइज एक्ट करेगा उसको हम सब्सटेंस कहेंगे, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। यानी सब्सटेंस, सबस्ट्रेट क्या हो गया? ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर आपका कैटलिस्ट एक्ट करता है ना, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उसके कन्वर्जन होने की रेट को बढ़ा देता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो नया सब्सटेंस बनता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके कैटलिस्ट की, कि आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो सकता है, आपका ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो सकता है। क्या फर्क होता है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक है आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं जो अपन लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करवाते हैं, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। जैसे हम निकल ही अपने यूज़ करते हैं, क्रोमियम यूज़ करते हैं, प्लैटिनम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है वो कब एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क ऑन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है? ऐसा कैटलिस्ट जो लिविंग बीइंग के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिज्म, कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट। ये भी कैटलिस्ट है, ये भी कैटलिस्ट है, ये भी स्पीड अप करता है, ये भी स्पीड अप करता है, लेकिन नेचर में ये इनऑर्गेनिक है। ये आपका कोई मिनरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनेगा, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्यों कहा? क्योंकि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से हमने इसको बायो कैटलिस्ट कहा है, ठीक है। यही बायो कैटलिस्ट आपका क्या है? एंजाइम है। यही बायो कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम है। अब इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होता है वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे एक्ट करता है, लेकिन आपका जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। क्यों? ये कहाँ एक्ट करेगा? इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है, ऑप्टिमम पीएच होती है ना, ये सारी की सारी फिक्स होती है, एक रेंज होती है, उस फिक्स रेंज के अंदर ही ये क्या कर सकता है? एक्ट कर सकता है। क्योंकि बायो कैटलिस्ट है वो अपनी बॉडी के अंदर रहता है, तो नॉर्मली बॉडी का अपना जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री के नियर अराउंड ही इसकी क्या होगी? एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये एंजाइम है प्रोटीन का ही तो बना है, ये क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये इनएक्टिवेट रहेगा, ये प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्ली एक्ट कब कर पाएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी अपनी कब दिखाएगा? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मीनिंग ये होता है कि जिस टेम्परेचर की इसको रिक्वायरमेंट है वही टेम्परेचर यदि मिलता है तब ये अपना एक्ट दिखा पाता है। यही पीएच के बारे में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसके अंदर डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? लेकिन अपन को एक बायो कैटलिस्ट में एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। कुछ बायो कैटलिस्ट यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट कर पाते हैं। कैसे होते हैं ये एंजाइम्स? आपको कहाँ मिलेंगे? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे जो हाई टेम्परेचर में रह रहे। भाई आपके एंजाइम कौन बना रहा है? एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, बॉडी बना रही है। जो बॉडी है उस खुद ही का ही टेम्परेचर 37 डिग्री के नियर अराउंड है, तो उसके अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे उसकी मैक्सिमम रेंज 37 डिग्री के लगभग ही होगी। 80 डिग्री 100 डिग्री तो नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं, गर्म जो झरने होते हैं सॉरी हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, या
सल्फर कंटेनिंग जो आपके स्प्रिंग होते हैं, ऐसे स्प्रिंग झरने होते हैं जिसमें सल्फर होता है, सल्फर स्प्रिंग होते हैं या हॉट स्प्रिंग होते हैं, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब इनका जो टेम्परेचर है हॉट स्प्रिंग का नियर अराउंड कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इनके अंदर जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, उनके अंदर ये जो बैक्टीरिया एंजाइम बनाएंगे, तो ये एंजाइम भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर के लिए स्टेबल होगा। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं जहां का टेम्परेचर 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम बनाते हैं वो भी टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम आएगा बेटा, +2 के अंदर पढ़ेंगे अपन। एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिक्स। थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया है, इससे हम एक एंजाइम आइसोलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर के लिए स्टेबल होता है, यानी इसके ये डीनेचर्ड नहीं होता है, डीएक्टिवेटेड नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, एक रिएक्शन पढ़ोगे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, जिसमें डीएनए का हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर होगी। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है और अपन को क्या एक्सेप्शंस नजर आते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, कौन सा आता है, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए आपके जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनमें 2 टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कलर चेंज हो जाता है, कलर तो जनरली नहीं अपन कहते, चलो उसकी शेप चेंज हो जाती है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे आइस था, आइस को हमने टेम्परेचर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर से क्या बन गई, वेपर बन गई। ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये गैस है, सबको टेम्परेचर दिया हमने, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। इस टाइप का जो चेंजेज होता है वो फिजिकल चेंजेज होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होता है कि केमिकल चेंजेस के अंदर पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड सिंथेसाइज होते हैं। या मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे ओल्डर बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होंगे और न्यू जो बॉन्ड है वो बनेंगे। न्यू बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे आइस, वाटर और वेपर है, तीनों के अंदर इनका फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है। लेकिन केमिकल चेंजेज होता है उसमें पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनता है ना। और वो प्रोडक्ट होता है वो सबस्ट्रेट से बनता है, तो सबस्ट्रेट से टोटली क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। बात आ गई समझ में। तो इस टाइप का जो चेंजेज होता है उसको अपन केमिकल चेंज कहते हैं, और यहाँ पे जिस रिएक्शन के थ्रू होता है उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपकी केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कौन सी हो सकती है आपकी, जैसे बेरियम सल्फेट है ना, बता देते हैं हम आपको। बेरियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन यदि अपन H2SO4 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा भाई, बेरियम सल्फेट BaSO4, एक मिनट ये क्या हो गया, HCl के साथ अपन करवा देते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, BaCl टू बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना, वो सारी की सारी किस में आएगी भाई, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में आएगी। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, जो अपनी बॉडी के अंदर होती है। तो हमें कौन सी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन ही पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि स्टार्च है वो क्या हो रहा है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्च भी शुगर है, माल्टोज भी शुगर है। हम शुगर के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको कुछ याद है। स्टार्च है वो कौन सी है, आपकी पॉलीसेकेराइड है।
माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड होती है, तो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो रही है, यानी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। माल्टोज वापस किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज कौन सी शुगर है आपकी, मोनोसैकेराइड शुगर होती है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च से माल्टोज बन रहा है, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाती है, ये भी एक अपने आप में एक केमिकल रिएक्शंस होती है। तो मैं ये कहूँ कि एक सबस्ट्रेट है, उससे क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, रेट का मतलब है कि इस सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पर टाइम के अंदर कितना बन रहा है। भाई एक कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तब हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम प्रोडक्ट बनता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस हो रही है उसकी स्पीड क्या है, कम है, उसकी रेट क्या है, कम है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बना है, कब, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर एक टाइम ले लिया हमने, 1 सेकंड ले लिया, 1 मिनट ले लिया, 1 हार ले लिया कि 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वही उसकी क्या होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से आपकी एनसीईआरटी रिप्रेजेंट कर रही है। डेल्टा पी का मीनिंग है कि एक कितना प्रोडक्ट बना है अमाउंट में, और डेल्टा टी का मीनिंग है कि एक पर यूनिट टाइम है, कितने टाइम के अंदर। जैसे T2 आपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे, T2 माइनस T1 होता है, 2 टाइम पीरियड हो गया, एक T1 पे कितना था, T2 पे कितना बना है, तो T2 माइनस T1 आपका क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो T1 पे मान लीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, फिर T2 पे क्या प्रोडक्ट बना है, उसको हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शंस है, उसकी जो रेट होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, है ना। हम ये बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल रिएक्शंस। देखिए एनसीईआरटी कह रही है कि एक थंब रूल होता है। अब थंब रूल क्या है, इस नाम से भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंजाइम के रिगार्डिंग थंब रूल क्या है। आपका थंब रूल ये कहता है, जैसे फ्लेमिंग और अपने राइट हैंडेड जो थंब रूल पढ़ा था, लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग का जो रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये थंब रूल थोड़ा सा अलग है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। थंब रूल क्या कहता है कि आप यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यानी आप टेम्परेचर में यदि आप चेंज करते हैं ना, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसमें भी चेंजेज आते हैं। चेंजेस कितने आते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो डबल हो सकती है या फिर हाफ हो सकती है इन ए डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर। इसका कहने का मीनिंग समझिए क्या होता है। मान लीजिए अपने पास एक एंजाइम है, ठीक है, और वो 45 डिग्री सेल्सियस इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस, यानी 45 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, मैक्सिमम एक्ट करता है, इसके बाद में डीनेचर हो जाता है, उससे पहले इनएक्टिवेट रहता है, ठीक है। आपने इसको क्या दिया है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है एंजाइम के ऊपर, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना रहा है, एंजाइम में उसकी रिएक्शन को बढ़ा तो रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ा दिया, यानी चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया, तो उसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। समझा रही है, 45 डिग्री आ गई, तो हमने क्या कहा, हर 10 डिग्री सेल्सियस आप यदि बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो बोलिए हाफ का मीनिंग क्या है, हाफ का मीनिंग है कि यहां से कम कर दीजिए, यहां से क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अपन ने -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब यहां पे जब डबल हुआ था तो अपने 10 डिग्री सेल्सियस कम किया तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही बात कर रहे हैं। यही आपका थंब रूल है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो टेम्परेचर पे एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी हर 10 डिग्री टेम्परेचर यदि आप चेंज करेंगे तो उसके अंदर या तो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डबल कब हो जाएगी और हाफ कब हो जाएगी, ये हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, हम ये कहें कि इसमें एंजाइम है, उसका क्या रोल होता है। तो आपने पढ़ा कि एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है। यही पढ़ा हमने। लेकिन ये समझते हैं अपन कितना, क्या भाई कितना बढ़ा देता है, थोड़ा बहुत बढ़ाता होगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है ना उसको कितना बढ़ा देता है। देखो, एक रिएक्शन है CO2 + H2, प्रोडक्ट बनता है H2CO3। एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, अब दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। यदि यहां पे एंजाइम है या एंजाइम नहीं है, प्रोडक्ट तो क्या बनना है, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड होता है। ये रिएक्शंस हम कहां पढ़ेंगे, याद कर लेना, ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इसको जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो कैसे होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड में डिजोल लेकर के उसको सेल के पास पहुंचा देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, डिजोल्ड स्टेट के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन नहीं ले जाता है, बहुत कम ले जाता है, लेकिन जनरली उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और जैसे ही ये लंग्स के पास आता है तो एल्वेलाई में वापस टूट जाता है, वापस ब्रेक डाउन हो जाता है H2CO3 से। ये रिवर्सिबल वे ऐसे भी चलेगी और वापस CO2 और H2O बन जाता है। CO2 है वो क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड में ज़्यादा होती है, लंग्स में कम होती है, तो लंग्स में आ जाती है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ तो अपन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक एंजाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, यदि यहाँ पे एंजाइम नहीं है, पहली कंडीशन ले रहे हैं, नो एंजाइम, अपने पास एंजाइम नहीं है, तब क्या स्थिति होगी कि 1 आवर के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनते हैं। यदि आपके पास एंजाइम है तब क्या हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितने, 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 लाख। अब फर्क देख लो, समझ में आ रहा होगा। जब आपके पास एंजाइम नहीं है तो 1 घंटा लगता है और 200 ही मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एंजाइम डाला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी बढ़ा दी इसने भाई, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो गया, 10 मिलियन टाइम इसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी इसे। ये कुछ फैक्ट है, ये याद कर लेना है। क्या कहा मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 आवर के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स बनने जब आपके पास एंजाइम नहीं है। यानी जब आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं काम में लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एंजाइम काम में लिया तो क्या हुआ, 1 सेकंड में ही कितने बन रहे हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, कितनी गुना स्पीड बढ़ गई उसकी, 10 मिलियन टाइम स्पीड बढ़ गई, स्पीड अप हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गई, रेट बढ़ गई उसकी। तो आप समझ सकते हो कि एंजाइम का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर। समझ में आ गई की बात। चलो ठीक है, अब क्या बचा है, अब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी तभी आगे का जो पॉइंट है वो समझ में आएगा। चलो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली लगातार डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो रही है
और उन सब का जो सम अप होता है उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। क्या है मेटाबॉलिज्म? द ऑफ all chemical reactions that are taking place inside your body is called metabolism। उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ये आपकी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी दो टाइप की होती हैं। एक है आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन, सेकंड होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इसको हम सिंथेसाइजिंग रिएक्शन भी कहते हैं। कैटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन याद कैसे होगी? मैं करवाऊंगा। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, केटा से आप याद करना कट, टूटना। अब टूटेगा कौन? एक बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वही तो टूटेगा। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएगी। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है सिंथेसाइज, इसमें कुछ बनेगा। भाई छोटी चीज मिलकर के ही तो बड़ा बनाते हैं, बड़ा चीज मिलकर के तो बड़ा नहीं बनता ना। तो इसमें क्या होगा? सिंथेसाइज होगा, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेगा छोटे छोटे कंपोनेंट से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई। फिर आपकी एनसीईआरटी क्या करिए भाई? हमको तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है ना, जो भी फैक्चुअल चीज़ें दी हैं वो सारी की सारी समझनी है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो क्या होती हैं? मेटाबॉलिक पाथवे के रूप में चलती हैं। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है? जनरली अपन देखें कि एक रिएक्शन से उसने सबस्ट्रेट था और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, कुछ उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो आफ्टर लॉन्ग केमिकल रिएक्शंस के बाद में बनता है। समझ आई? इसी को हम मेटाबॉलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। अब मैं ये कहूं कि आपका जो ग्लूकोज है उससे क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है या पाइरुविक एसिड बनता है। तो पाइरुवेट क्या एक ही स्टेप में बन जाता है क्या? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है इसको अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना साइटोप्लाज्म में होता है, एक स्टेप में नहीं होता है। 10 डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। हर एक स्टेप में, जैसे ये था, इसमें एक स्टेप होगी, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इस इंटरमीडिएट एंजाइम है, यहाँ पे कोई एक एंजाइम काम किया, फिर इस इंटरमीडिएट एंजाइम में इस पर कोई दूसरा एंजाइम काम करेगा, इसको दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बना देगा, फिर इसके ऊपर कोई तीसरा एंजाइम काम करेगा, एक तीसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे करते करते क्या होती है, हर एक जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। हर एक स्टेप के अंदर डिफरेंट एंजाइम या एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम आते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। आपका एग्जाम्पल बेस एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ग्लूकोज है वो पाइरुवेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। डिफरेंट स्टेप्स होती है, 10 स्टेप पढ़ेंगे, 10 अलग अलग एंजाइम्स अपन पढ़ेंगे, पूरी स्टेप्स को अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि ग्लूकोज से जो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनता है वो मल्टी स्टेज होती है, एक स्टेज नहीं होती है, और हर स्टेज में डिफरेंट एंजाइम्स काम में आते हैं। क्लियर है? चलो आगे ये बता रहा है कि पाइरुवेट इसका क्या फेट होता है ना। पाइरुवेट है उसका फेट डिपेंड करता है कि सेलुलर नीड कैसी है, सेल की ज़रूरत कैसी है, ठीक है। आपने 10th क्लास में भी ये सब सारी चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे ह्यूमन की अपन बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, एनर्जी बनती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, यदि मसल सेल्स के अंदर ये होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? ठीक है। हमने ये देखा था कि यदि यीस्ट सेल के अंदर होता है तो यीस्ट सेल में क्या होता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। वो सेल की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, वो जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था वो हमने सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लास्ट अपना पॉइंट आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि आपका जो एंजाइम है वो कैसे एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और कैसे उसको प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देता है, बदल देता है, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म के थ्रू अपन समझ लेते हैं, आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे एक्ट करता है,
ठीक है, एक छोटी सी स्टेप होगी जिसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वही आपका कौन, एंजाइम, यही है। यहां पे हमने एक एक्टिव साइट बना देनी है। बहुत सारी सर्विस और पॉकेट्स होती हैं, इनमें से एक पॉकेट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। चलो, ये हमने एक एक्टिव साइट बना दी, ये एक्टिव साइट होगी। इस एक्टिव साइट पे कौन आएगा, आपका सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट यहां पे आ जाएगा, ये सबस्ट्रेट है, यहां पे आ गया, क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आता है, उनकी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग होने के बाद में ये एंजाइम क्या करता है, अपनी जो शेप होती है, ओरिएंटेशन होती है, उसके अंदर चेंज करता है। जैसे ही इनकी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होने के बाद में एंजाइम अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है, और चेंज कैसे करता है कि इसको टाइटली पकड़ ले, है ना, तो इसको टाइटली पकड़ लेता है, ऐसे चारों तरफ से इसको क्या कर देता है, कवर कर लेता है और टाइटली पकड़ लेता है, ताकि प्रॉपर्ली इसके जो पुरानी जो बॉन्ड है उसको तोड़ सके और नए बॉन्ड बना सके। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एंजाइम ने अपनी ओरिएंटेशन को, अपनी शेप को चेंज किया, ताकि इसको मोर फर्मली, मोर टाइटली उसको क्या कर सके, पकड़ सके। पकड़ लिया उसने, पकड़ने के बाद क्या होगा, सेकंड रिएक्शन आपकी आएगी। सेकंड रिएक्शन में क्या करेगा, इसके जो पुराने बॉन्ड हैं उसको तो तोड़ देगा, और क्या होगा, नए बॉन्ड बनाएगा। नए बॉन्ड बनाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लास्ट में बना देते हैं अपन इधर, इसकी एक्टिव साइट थी। अब यहां से पुराने बॉन्ड तोड़ दिए इसने और नया क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। यानी सबस्ट्रेट था उससे क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम क्या करेगा, अगले स्टेप में क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। यहां से एंजाइम आपका अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा। कैसे, ये आपका एंजाइम था, ये आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। ये एंजाइम वापस क्या करेगा, किसी एक दूसरे सबस्ट्रेट के साथ आकर के वैसे ही क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, एक दूसरा सबस्ट्रेट मिल जाएगा। साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। समझ में आई मैंने क्या बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ पास आएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। सेकंड स्टेप में जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये जैसे इसके पास आता है, एंजाइम क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, ताकि सबस्ट्रेट को इजीली, मोर टाइटली उसको पकड़ सके, उसको होल्ड डाउन कर सके। होल्ड डाउन कर लिया। होल्ड डाउन करने के बाद में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसके पुरानी जो बॉन्ड होते हैं, ओल्डर बॉन्ड होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है और नए बॉन्ड को सिंथेसिस करवा देता है। यही आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करता है, यही आपका एंजाइम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट काम करता है। क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बन गया तो उसका क्या काम होता है, निकाल दो ना उसको, तो प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर दिया, एंजाइम वापस अलग हो गया। ये ध्यान रखना आपको कि एंजाइम है वो रिएक्शन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी सिर्फ स्पीड को बढ़ाने में काम आता है। ये कंज्यूम नहीं होता है, नहीं कुछ चीज को गेन करता है, ये सिर्फ उनके साथ जाता है। समझा नहीं मेरी बात। कई आदमी बोले मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो ये आदमी बस इसके साथ आया है, इसको हौसला बढ़ाया है और हौसले बढ़ाने से इसका कुछ काम किया है, साथ दिया उसका, लेकिन खुद के अंदर कोई चेंजेज नहीं है। एंजाइम जैसा था वैसा ही वापस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, एंजाइम अलग हो गया। अब ये एंजाइम वापस क्या करेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, उसका भी बॉन्ड तोड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, वापस उसको अलग कर देगा। तो लगातार जो एंजाइम है ये काम करता रहता है और यही एंजाइम का एक्शंस होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात। ये हमने जनरल जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत सारी इसमें फैक्चुअल चीजें थी, बहुत सारी टर्म्स थी जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अपने को फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, गुड बाय।